अभी हमने जो पढ़ा था कि जो कंडक्टर होता है उसका ये लेंथ है, ये हमने बैटरी लगा दिया था, ठीक है, इसका ये लेंथ था। अभी जो फॉर्मूला हमने पढ़ा था ज़रा उस पर ध्यान देना, वी डी इजिकल टू ई ई टाउ अपॉन एम, और आई का फॉर्मूला क्या आया था, आई इजिकल टू एन ई ए वी डी। ओके, अगर इस चीज़ पे ध्यान देना कि यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड था, जो इलेक्ट्रिक फील्ड सेट हुआ था, वो इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा था, इलेक्ट्रिक फील्ड और ये लेंथ से और वोल्टेज से कैसे, यहाँ पे देखो, यहाँ पे ये जो v है ये हमारा ड्रिफ्ट वेलोसिटी है, ये जो v है हमारा ये पोटेंशियल डिफरेंस है इसके बीच का, ठीक है, इस कंडक्टर के ये एंड और ये एंड के बीच का, मतलब मान लेते ये एंड को मैं p मानता हूँ, ये एंड को q मानता हूँ, तो v p q ये हमारा क्या है, v है, ये हमारा वोल्टेज है। अच्छा, वोल्टेज, इलेक्ट्रिक फील्ड और इस लेंथ का रिलेशन क्या है, हमको पता है E होता है माइनस डी वी बाई डी एक्स, इसको हम लोग पोटेंशियल ग्रेडियंट बोलते हैं, ठीक है, पोटेंशियल ग्रेडियंट। उसके हिसाब से अगर इसको मैं पॉजिटिव के फॉर्म में लेके चलूँ, नेगेटिव हटा देता हूँ मैं, तो मैं इसको क्या लिखूँगा, E इज इक्वल टू वी अपॉन लेंथ, ओके, E इज इक्वल टू वी अपॉन लेंथ, तो V क्या होगा, E इंटू लेंथ। अब ये जो E है ना, E यहाँ पे, इसकी जगह में मैं ये रख देता हूँ यहाँ पे, तो अब ये फॉर्मूला चेंज होगा, क्या होगा, वी डी इज इक्वल टू ई वी टाउ अपॉन एम इंटू एल। ओके, अब आई का फॉर्मूला में जहाँ पे वी डी है उसी जगह पे हम वो रख देंगे, ठीक है, लिखते हैं आई इज इक्वल टू एन ई ए वी डी था, इसकी जगह पे क्या आएगा, एन ई ए वी डी जगह पे ये लिखो, ठीक है, वी डी जगह पे ये लिखेंगे ई वी टाउ अपॉन एम एल, ये रहा आई। अब ओम्स लॉ क्या था, ओम्स लॉ था, पहले इसको और अच्छे से कर देते हैं, एन ई स्क्वायर ए टाउ अपॉन एम इंटू एल, ये रहा आई। ओम्स लॉ था हमारा वी इज इक्वल टू आई आर, वी इज इक्वल टू आई इंटू आर, ठीक है, और v अपॉन आई, अच्छा यहाँ पे v रहेगा ना, v अपॉन आई, v अपॉन आई क्या होता है मेरा, रेजिस्टेंस, v अपॉन आई इज इक्वल टू होता है r, ओके। अब v अपॉन आई के अकॉर्डिंग मैं इसको फॉर्म करता हूँ, मैं ये जो I है यहाँ नीचे रखता हूँ और बाकी जो यहाँ पे नीचे है उसको यहाँ ऊपर, और ये जो ऊपर है उसको यहाँ नीचे लेके आते हैं, तो बनेगा क्या, जरा देखिए, अब बनेगा इसके अकॉर्डिंग, इसको देखो ध्यान से, v अपॉन आई इज इक्वल टू एम एल अपॉन एन ई स्क्वायर टाउ ए, लेंथ को थोड़ा साइड में लिखता हूँ मैं, क्यू साइड में लिखा समझाता हूँ, देखो। अब मुझे एक बात बता, ये m, एक एक चीज़ें क्या है जरा समझा देता हूँ मैं, ये m क्या है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, E क्या है, इलेक्ट्रॉन, n क्या है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, और टाउ क्या है, रिलैक्सेशन टाइम, एवरेज रिलैक्सेशन टाइम बिटवीन टू कोलिजन। ये सारी की सारी चीज़ें एक तरीके से कांस्टेंट है, तो मैं इन सभी को कांस्टेंट मान लेता हूँ, ठीक है, ये पूरा का पूरा कांस्टेंट है। और v अपॉन आई क्या होता है, r होता है, तो r क्या आएगा, r इज इक्वल टू, ये कांस्टेंट है, इस कांस्टेंट की जगह पे एक कांस्टेंट वेरिएबल रख देता हूँ मैं, ठीक है, ये कांस्टेंट l अपॉन a, एक अल्फाबेट लगा दिया कांस्टेंट की जगह पे। ये है हमारा रिलेशन रेजिस्टेंस, रजिस्टिविटी, लेंथ और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ द कंडक्टर, ठीक है। अब यहाँ पे ये जो रजिस्टिविटी है, रजिस्टिविटी ये एक प्रॉपर्टी है, किसकी प्रॉपर्टी है, मटेरियल की, मटेरियल की प्रॉपर्टी है। ये टेम्परेचर डिपेंडेंट होता है, टेम्परेचर पे डिपेंड करता है, ठीक है। और ये एक चीज पे डिपेंड नहीं करता कि क्या शेप है, शेप एंड साइज ऑफ कंडक्टर। एक चीज याद रखना, ये जो रेजिस्टिविटी होता है इसके बेसिस पे हम ये डिसाइड करते हैं
कि कौन सा मटेरियल मैं यूज़ करूँ कंडक्शन के लिए, करंट को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाने के लिए मैं कौन सा मटेरियल यूज़ करूँ। जैसे कि हमको घर में कौन सा वायर लगाना है, कॉपर का लगाना है, एल्यूमिनियम का लगाना है, या फिर किसी और मटेरियल का। कोई और मटेरियल का हम क्यों नहीं लगाते, क्योंकि वो उतना अच्छा कंडक्टिविटी देता नहीं है। देखो, जिस चीज़ की रजिस्टिविटी जितनी कम रजिस्टिविटी, वो उतना अच्छा कंडक्टर, उतना अच्छा करंट को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाने में हमको हेल्प करेगा। तो अगर किसी चीज़ का रजिस्टिविटी का वैल्यू ज़्यादा रहेगा तो उसका कंडक्टिविटी का वैल्यू कम रहेगा, तो हम वो मटेरियल यूज़ ही नहीं करेंगे जिसका रजिस्टिविटी का वैल्यू ज़्यादा हो। ठीक है, इसको नोट डाउन करो। यहाँ पे हमने जो नया लेकर आए ये चीज़, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो ये फॉर्मूला हम लोग 10th में डायरेक्ट दिखता है, L/A। ये कांस्टेंट है, इसीलिए हम लोग 10th में ऐसे लिखते थे स्टार्टिंग में, L/A। रेजिस्टेंस of the conductor is directly proportional to the length of the conductor and inversely proportional to the area of cross section। ये रहा area of cross section। ठीक है, इसको नोट डाउन करो। ठीक है, ये है रजिस्टिविटी। रजिस्टिविटी का जो उल्टा होता है वो होता है कंडक्टिविटी। तो कंडक्टिविटी क्या होता है, रजिस्टिविटी का उल्टा। ठीक है, अगर रजिस्टिविटी ज़्यादा कंडक्टिविटी कम, कंडक्टिविटी ज़्यादा रजिस्टिविटी कम। एक मिनट, ठीक है। जो रजिस्टिविटी होता है वो कंडक्टिविटी का उल्टा होता है, और कंडक्टिविटी का होता है रजिस्टिविटी का उल्टा। अगर रजिस्टिविटी की वैल्यू ज़्यादा है, कंडक्टिविटी की वैल्यू कम होगी। अगर रजिस्टिविटी की वैल्यू कम है, कंडक्टिविटी की वैल्यू ज़्यादा है। तो अगर किसी मटेरियल का रजिस्टिविटी का वैल्यू ज़्यादा है तो मटेरियल कम कंडक्ट करेगा, तो इट इज़ नॉट अ गुड कंडक्टर, है ना, नॉट अ गुड कंडक्टर। लेकिन अगर किसी चीज़ का रजिस्टिविटी का वैल्यू कम है और कंडक्टिविटी का वैल्यू ज़्यादा है तो इट इज़ अ गुड कंडक्टर। अच्छा, होता क्यों है ऐसा? ये रजिस्टिविटी ज़्यादा होने से क्या होता है पता है? अगर रजिस्टिविटी ज़्यादा है, लेस फ्री इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट, और कंडक्टिविटी का वैल्यू ज़्यादा होने की वजह से यहाँ पे रजिस्टिविटी का वैल्यू कम है। इसका मतलब क्या है, फ्री इलेक्ट्रॉन्स आर प्रेजेंट इन लार्ज नंबर। समझ में आ गया? इजी है ना, समझना इजी है। अच्छा, इसके बाद अगर मान लीजिए कि शेप अलग हो, किसी चीज का शेप अलग हो कंडक्टर का, तब क्या होगा? उस केस में देखो,
एक एग्जांपल लेते, काफ़ी बार ऐसा पूछा जाता है ऐसे बेसिस पे कि मान लो मेरे पास एक कंडक्टर है ऐसा, ठीक है, मैं 3 डायमेंशनल बॉडी बना रहा हूँ। यहाँ से यहाँ तक ये इसका जो लेंथ है ए है, इसका जो हाइट है वो सी है, और इसका जो ब्रेथ है वो बी है, ठीक है। और मैंने आपसे अगर ये पूछा कि इसके अलग अलग लेंथ पे कैसे, यहाँ से ये और ये सामने पीछे, तो मैंने अगर आपसे पूछा ए और बी के बीच में क्या रेजिस्टेंस है, ओके, और पी और क्यू के बीच में क्या रेजिस्टेंस है, और एक्स और वाई के बीच में क्या रेजिस्टेंस है, तो आप बोलोगे देखो फॉर्मूला कैसे जाता है, आर इज इक्वल टू रो एल अपॉन ए, आर इज इक्वल टू रो एल अपॉन ए, ठीक है। अब यहाँ पे दो चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है, कौन है, लेंथ और एरिया। रजिस्टिविटी तो मुझे पता है, रजिस्टिविटी क्या है, ये तो कांस्टेंट है, ये तो चेंज नहीं होगा, मटेरियल का चेंज नहीं होता है ना, उसके शेप और साइज पे डिपेंड नहीं करता कि रजिस्टिविटी क्या होगा, लेकिन रेजिस्टेंस डिपेंड करता है कि क्या लेंथ है और क्या एरिया है, ठीक है। तो यहाँ पे तीनों जो हमारे केसेस है, तीनों में लेंथ और एरिया बदल रहे हैं, कैसे देखिए। अगर मैं बात करूँ पहला कौन सा लें, ए बी कर लेते हैं, रेजिस्टेंस अक्रॉस ए बी, ठीक है, रो तो वैसे ही रहेगा। अब देखो ए और बी जो अपर सरफेस है, जो लोअर सरफेस है, उसके बीच में डिस्टेंस कितना है, वो है उसका लेंथ, तो डिस्टेंस कितना है सी, तो एल की जगह पे क्या लिखूंगा सी। अब आते हैं एरिया, नीचे वाले सरफेस का एरिया और ऊपर वाले सरफेस का एरिया सेम है, ठीक है, और एरिया कैसे पता करते हैं, लेंथ इंटू ब्रेथ करते हैं, ठीक है। ऊपर वाले सरफेस को ध्यान से देखो, इसका लेंथ कितना है ए, ठीक है, लेंथ कितना है ए और ब्रेथ कितना है ये बी है, बन गया आपका रेजिस्टेंस अक्रॉस ए बी। चलो इसी के जैसा रेजिस्टेंस अक्रॉस पी क्यू भी करते हैं, तो रेजिस्टेंस अक्रॉस पी क्यू कितना होगा, रो, ठीक है, पी और क्यू के बीच में डिस्टेंस कितना है ए, वो मेरा लेंथ बन गया, और एरिया क्या होगा, पी और क्यू के बीच जो एरिया देखो, इसका एरिया ये दिख रहा है, ये फेस ये दिख रहा है, ये इसका एरिया कैसे निकालेंगे, लेंथ इंटू ब्रेथ, यहाँ पे बी है और सी है, तो बी इंटू सी। आप एक चीज़ और नोटिस करना बहुत आसान है कि यहाँ पे अगर सी है तो नीचे ए बी है, यहाँ पे ए है तो यहाँ बी सी है, उसी के हिसाब से अगर मैं आर एक्स वाई का करूँ तो यहाँ पे क्या आएगा, एक्स वाई के केस में कुछ अलग होगा, कैसे देखो ज़रा कि यहाँ पे अलग क्या हो रहा है कि हाँ इनके बीच का डिस्टेंस बी है, तो बी नीचे आपको पता है, आप जाके मुझे देखना नहीं है क्या है, आपको मैंने अभी ऊपर समझाया कैसे करना है, तो यहाँ पे अगर ऊपर बी है तो नीचे क्या होगा ए सी, ईजी खत्म हो गया ना। वो लेंथ है, हाँ ये भी वो सब लेंथ है, ऐसा मतलब कोई अल्फ़ाबेट है क्या, नहीं वो सब लेंथ है, इसको ध्यान से देख लीजिए, ठीक है। अगर आगे देखो, अगर आपको ये बोलते कि पहले एक वायर था, ठीक है, एक वायर था, ये उसका जो रेजिस्टेंस था R1, पहले वाले का रेजिस्टेंस R1 और नए वाले का रेजिस्टेंस क्या होगा ये आपको बताना है, नए वाले का नहीं पता, पहले वाले का R1 है, ठीक है। और लेंथ जो है, पहले वाले का लेंथ L1 है और जो नया लेंथ है वो 2 टाइम्स है पुराने वाले का, ठीक है। और दोनों केस में रेजिस्टिविटी का वैल्यू तो सेम ही रहेगा दोनों केस में। कंडीशन समझ में आ रहा है, क्वेश्चन कैसा है कि हमने लेंथ को इंक्रीज किया है, ठीक है, स्ट्रेच किया वायर को, कंप्रेस भी कर सकते हो, कंप्रेस वाला इसके बाद करते हैं कि हमने उसके लेंथ को स्ट्रेच किया और डबल कर दिया, तो उसका जो नया रेजिस्टेंस होगा पुराने वाले के कितना टाइम्स होगा, ठीक है। तो जरा ये देखिए फॉर्मूला कैसा था, R इज इक्वल टू रो एल अपॉन ए, ठीक है, लेंथ अपॉन एरिया। एक चीज आप ध्यान देना, ठीक है, कि वॉल्यूम तो चेंज नहीं हो रहा है, वॉल्यूम इज नॉट चेंजिंग बट एरिया एंड लेंथ आर चेंजिंग। इसका मतलब क्या होगा पता है क्या, एरिया L1 A2 L2 कुछ ऐसा होगा, है ना, एरिया अलग हो जाएगा, लेंथ भी अलग हो जाएगा, लेकिन दोनों को वॉल्यूम मल्टीप्लाई करने पे क्या आएगा, सेम ही आएगा,
ओके, तो यहाँ पे जब मैं रखूँगा, पहले वाला लेंथ कितना था L1, तो R1 इज इक्वल टू रो L1 अपॉन A1। नया वाला लेंथ कैसा था 2L1, ठीक। देखिए R2 इज इक्वल टू, गर्मी हो रही है पंखा बंद किया मैंने, और ये L2 की जगह पे आएगा 2L1 अपॉन A2। अब एक चीज़ जरा नोटिस करना, ठीक है, मैं इसमें थोड़ा चेंजेस करता हूँ। A1 है, ये L1 है, ये A2 है, और L2 की जगह आएगा 2L1 आएगा, तो L1 कैंसिल, ठीक है। तो जो नया एरिया है पुराने एरिया का आधा हो जाएगा, ध्यान से देखो, है कि नहीं। ये जो A2 इज टू क्या हो जाएगा A1, और A2 नीचे आ जाएगा, ठीक है। तो अब हम लोग क्या करेंगे पता है, ये जो A2 है ना, यहाँ पे A2, इस A2 की जगह पे ये A1 अपॉन 2 रख देते हैं, ओके। अब क्या आएगा देखो, R2 इज इक्वल टू रो 2L1 अपॉन A1, नीचे 2 आएगा, और ये 2 कहाँ जाएगा ऊपर जाके, ये ऊपर वाले 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो क्या बनेगा R2 इज इक्वल टू रो 4L1 अपॉन A1, और ये 4 को बाहर रखो, रो L1 अपॉन A1। अब आपको एक चीज दिखाई दे रही है, ये क्या है रो L1 अपॉन A1, और इसी की जगह पे सामने क्या लिखा है R1, तो मैं यहाँ पे रो L1 अपॉन A1 इसकी जगह लिख दूँ R1। तो जो नया रेजिस्टेंस है पुराने वाले रेजिस्टेंस का 4 टाइम्स हो गया। अच्छा, इसके पहले देखो हमने क्या किया, देखिए अगर रेजिस्टेंस निकालना है और वायर का लेंथ डबल हो जाए तो उसके लिए हमने निकाला था। लेकिन अगर वायर का लेंथ आधा हो जाए, मतलब पहले अगर लेंथ L था और अभी अगर लेंथ नया लेंथ उसका L/2 हो जाए, मतलब पहले अगर लेंथ 10 था और नया लेंथ उसका 5 हो जाए, तो उसका रेजिस्टेंस कितना गुना डिक्रीज होगा, ये निकालना है। अभी पिछले क्वेश्चन में जैसे था कि वॉल्यूम तो चेंज नहीं होगा, जो उसका इनिशियल वॉल्यूम रहेगा वही उसका फाइनल वॉल्यूम रहेगा, ठीक है। वॉल्यूम क्या होता है एरिया इंटू लेंथ, एरिया इंटू लेंथ, A1 L1 A2 L2। इसने क्या बोला कि जो नया लेंथ है पुराने लेंथ का आधा है, ठीक है। तो उसके हिसाब से L1 L1 कैंसिल, ये जो 2 रहेगा A2 इज इक्वल टू 2A1, ये हम लोग सब्स्टिट्यूट करेंगे एरिया की जगह पे। हमारा फॉर्मूला क्या था R इज इक्वल टू रो L अपॉन A, ठीक है। R इज इक्वल टू रो L अपॉन A। अब दोनों के लिए फॉर्मूला बनाते हैं, R1 रो L1 अपॉन A1, R2 इज इक्वल टू रो L2 अपॉन A2। नया लेंथ कितना था पुराने लेंथ का आधा, तो मैं L2 की जगह पे क्या लिखूंगा L1 अपॉन 2, ओके। R2 इज इक्वल टू रो L1 अपॉन 2, और A2 की जगह पे क्या लिखूंगा, A2 की जगह पे लिखेंगे हम 2A1, 2A1। तो R2 क्या होगा रो L1 अपॉन 2 इंटू 2A1, ओके। 2 टू होगा 4, फिर क्या आ जाएगा 1 अपॉन 4 रो L1 अपॉन A1। और ये रो L1 अपॉन A1 क्या था, रो L1 अपॉन A1 था हमारा R1, तो R1 इसकी जगह पे लिखेंगे, और यहाँ पे R2 रहेगा, तो R2 क्या हो जाएगा नया रेजिस्टेंस पुराने रेजिस्टेंस का 1/4 रहेगा। तो अगर मान लो कि पुराना रेजिस्टेंस था 5 ओम, R1 का वैल्यू था 5, ठीक है 5, तो R2 का वैल्यू क्या होगा 1/4 इंटू 5, 5/4 ओम्स, ठीक है। यहाँ पे ओम्स का साइन डाल दो, 5/4 ओम्स, है कि नहीं, इजी है। अभी देखो एक और क्वेश्चन है, एक और हॉलो सिलेंडर वाला। हॉलो सिलेंडर वाला थोड़ा सा अलग है, ठीक है, डरना नहीं है, काफ़ी आसान है, आराम से देखना उसको कैसे किया हमने। चलिए इसको नोट कर लो, ओके। हाँ देखिए, ये
अलग ही है थोड़ा सा। इसमें कैसा बोल रहा है कि अ कॉपर सिलेंडर जिसके पास दो इनर रेडियस है, दो इनर रेडियस, एक देखो ध्यान से देखो, एक पाइप जैसा ही दिख रहा है, ये वाला पार्ट ना सॉलिड है, ये वाला पार्ट सॉलिड है, और बीच में स्पेस खाली है, इसीलिए एक हॉलो सिलेंडर है। तो हॉलो सिलेंडर के दो रेडियस है, एक रेडियस सेंटर से पहले वाले सिलेंडर तक जाती है और दूसरा रेडियस सेंटर से दूसरे वाले सिलेंडर तक जाती है। अब यहाँ पे आप देखिए कि पूछ क्या रहा है कि ये एंड और ये एंड के बीच में कितना रेजिस्टेंस है, टोटल रेजिस्टेंस कितना है, ये आपको पूछ रहा है। ठीक है, देखो सिलेंडर दो है तो यहाँ पे हमारे पास दो एरिया आएंगे। सिलेंडर कहाँ से शुरू हो रहा है, सिलेंडर यहाँ से शुरू हो रहा है, यहाँ तक खत्म हो रहा है। ठीक है, लेंथ में चेंज नहीं आ रहा है, लेंथ इस सिलेंडर का और इस सिलेंडर का भी सेम है। इस क्वेश्चन में एक चीज़ याद रखना कि लेंथ नहीं बदल रहा है, बदल जो रहा है वो है रेडियस। ठीक है, अब रेडियस को कैसे करेंगे, देखिए कि एरिया पहले वाले सिलेंडर का जो एरिया होगा वो कैसा होगा, पाई आर स्क्वायर, ये तो हम लोग यूज़ करते हैं सर्कल, किसी एक सर्कल को पकड़िए, किसी एक सर्कल को, ठीक है, किसी एक सर्कल को पकड़िए, स्टार्टिंग वाले सर्कल को ही पकड़िए, पाई आर स्क्वायर। ठीक है, पहले वाले सिलेंडर का क्या होगा, पाई ए का स्क्वायर। ठीक है, ये किसका एरिया है, ऊपर वाले ये जो है ना, ये दिख रहा है, ये सिलेंडर छोटा वाला, इसका पाई आर स्क्वायर। सेकेंड वाले का क्या होगा, पाई बी स्क्वायर। अब एरिया चेंज हो रहा है, ठीक है, बाहर वाले का एरिया अंदर वाले के एरिया से ज़्यादा, तो A2 माइनस A1 क्या होगा, पाई बी स्क्वायर माइनस पाई ए स्क्वायर, क्या आएगा, पाई बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। क्वेश्चन में से कुछ दिख रहा है, पाई बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, हाँ दिख तो रहा है, यहाँ दिख रहा है, यहाँ दिख रहा है। अब इन दोनों में से देखते हैं कौन सा ऑप्शन है, फॉर्मूला में डाल के देखते हैं। ये हमारा चेंज इन एरिया है, ठीक है, जो एरिया में चेंजेस आए हैं। अब फॉर्मूला में जब डालेंगे, लेंथ को उतना ही रहने वाला है, लेंथ उतना ही रहेगा, लेंथ नहीं चेंज हो रहा है, तो यहाँ पे रखेंगे जब R इज इक्वल टू रो L अपॉन पाई बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, कौन सा ऑप्शन, ये रहा। ठीक है, इजी था ना। अच्छा, क्वेश्चन कैसे बन सकता है, क्वेश्चन इसमें ये बन सकता है कि आपको लेंथ का वैल्यू देगा, रेजिस्टिविटी का वैल्यू देगा, बी और ए का वैल्यू देगा, और आपको बोलेगा रेजिस्टेंस का वैल्यू निकालिए। काफ़ी आसान क्वेश्चन है। ठीक, इसके बाद वाला जो क्वेश्चन है वो थोड़ा सा अलग है, थोड़ा सा टफ है, लेकिन बार बार करेंगे अगर उसका प्रैक्टिस तो वो भी इजी हो जाएगा। लिख लो, देखिए ये वाला हॉलो सिलेंडर थोड़ा सा अलग है। उसमें कैसा हो रहा था पिछले वाले में कि करंट ये डायरेक्शन में जा रहा था, और इस केस में करंट इस डायरेक्शन में आ रहा है। एक बात का याद रखना, करंट जिस डायरेक्शन में आता है तो ये जो फॉर्मूला लिखते हैं ना हम लोग, रो L अपॉन ए, ये जो लेंथ होता है ना, ये लेंथ वो लेंथ होता है जिस लेंथ के अलॉन्ग करंट जा रहा है। इस केस में कौन से लेंथ के अलॉन्ग जा रहा है, ये वाला लेंथ। समझ में आया कि नहीं, क्योंकि करंट यहाँ से ऐसे जा रहा है, ऐसे परपेंडिकुलर टू द लेंथ जा रहा है, तो करंट जिस डायरेक्शन जा रहा है लेंथ भी मैं उसी डायरेक्शन का लूंगा। ठीक है, अब इस सिलेंडर का केस थोड़ा सा अलग है, इसको कैसे समझेंगे जरा सुनिए। अगर ये एक सिलेंडर है, बीच में हॉलो है, बीच में एकदम खाली है, इसका दो रेडियस है R1 और R2 है। देखिए यहाँ पे वही बोला ना कि एक सिलेंडर जिसका लेंथ L है, उसके पास दो रेडियस है R1 R2 और हॉलो सिलेंडर है। ठीक है, उसका रजिस्टिविटी रो है। अब वो क्या पूछ रहा है, कितना रेजिस्टेंस ऑफर कर रहा है ये वाला सिलेंडर करंट को। ठीक है, तो देखो आपको करना क्या है, सबसे पहले इस सिलेंडर को ऐसा सोचो कि मैं इसको अगर ऐसा काटूं, काटने के बाद मुझे ऐसा एक सर्कल दिखेगा ऊपर से। अगर मैं इसको ऊपर से ऐसा देखूं, ये वाला पार्ट दिख रहा है, ये वाला पार्ट, ये वाला पार्ट, इसको शेड कर देता हूं मैं, दिख रहा है आपको ये वाला पार्ट, इसी वाले पार्ट को मैंने ऐसे कर दिया और ये सर्कल आपके सामने है। ठीक है, अब इस सर्कल को मैं बहुत सारे रिंग्स में डिवाइड करता हूँ। किस में डिवाइड करता हूँ, रिंग्स में, और हर एक रिंग का जो थिकनेस होगा वो ये रहा, ये रिंग,
हर एक रिंग का जो थिकनेस होगा वो होगा डी आर। हर एक रिंग का थिकनेस डी आर हो गया। यही मेरा वो लेंथ है जिस लेंथ के अलावा करंट निकलने वाला है। करंट कैसे निकल रहा है? करंट यहाँ पे इस डायरेक्शन में निकल रहा है, इस डायरेक्शन में ऐसे करंट ऐसे निकल रहा है, हाँ या ना? अच्छा, ये रहा थिकनेस डी आर, यही मेरा लेंथ है, यही मेरा क्या है? लेंथ। इसको मैं कहाँ लिखने वाला हूँ? इसकी जगह पे, ठीक है। आर क्या है हमारा? रेडियस है। किसका रेडियस है? इस सर्कल का, इस रिंग का जो हमने सेलेक्ट किया, और वो कहाँ से? सेंटर से। उसका रेडियस कितना है? आर। अब देखो, ये तो मैं ऊपर से देख रहा था, अगर मैं इसी रिंग को नीचे तक लेके जाऊं तो मुझे एक सिलेंडर दिखेगा। ये देखो, ये जो रिंग देख रहे थे ना, ये रिंग ये रहा, और वो नीचे सिलेंडर तक, पूरा नीचे तक सिलेंडर के अलॉन्ग लेंथ में जाइए, ये रहा लेंथ, उस सिलेंडर का लेंथ हो गया। थिकनेस कितना है? ये रहा थिकनेस, ये थिकनेस कितना है? डी आर। और यही मेरा क्या है? लेंथ की जगह पे आएगा। ओके, अब ये एक सिलेंडर है, और हमने 10th में पढ़ा है सिलेंडर मेंसुरेशन चैप्टर में कि सिलेंडर का कर्व सरफेस एरिया कितना होता है। सिलेंडर कर्व सरफेस एरिया होता है 2 पाई आर एच, और यहाँ पे मेरा जो एच है वो मेरा एल है। ये दिख रहा है, ये एल, ये रहा, ठीक है। 2 पाई आर एल, ये हो गया। अब उसके बाद इसको हम लोग रख के देखते हैं। इस छोटे से रिंग का, इस छोटे से सिलेंडर का, है ना, ये छोटा सा जो पार्ट है, इसका रेजिस्टेंस अगर निकालना है तो मैं लिखूंगा डी आर इज इक्वल टू रो लेंथ। लेंथ बताओ कितना है? मैंने अभी अभी इतना बार बोला मैंने कि इसका जो थिकनेस होगा वही मेरा लेंथ होगा, और वो लेंथ कितना है यहाँ पे? डी आर। डी आर डिवाइड बाय एरिया। इसका एरिया कितना है? 2 पाई आर एल, ठीक है। अब मुझे एक बात बताओ, हम जा कहाँ से कहाँ रहे? हम R1 से लेके R2 तक, ठीक है, यहां से यहां तक का R1 था, और यहां से यहां तक का R2 था। देख लो यहाँ पे, सेंटर से यहां तक R1 और सेंटर से यहां तक R2, ठीक है। तो रेजिस्टेंस इसका वेरिएबल है, इसका रेजिस्टेंस चेंज हो रहा है R1 से लेके R2 तक। अगर मुझे टोटल रेजिस्टेंस पता करना है तो मुझे इंटीग्रेट करना पड़ेगा R1 से लेके R2 तक। तो मुझे अगर टोटल रेजिस्टेंस चाहिए तो मैं क्या करूंगा? इंटीग्रेशन करूंगा DR का, इस तरफ भी इंटीग्रेशन जाएगा, और यहाँ पे कौन कौन सी चीजें कांस्टेंट है? ये कांस्टेंट है, ये कांस्टेंट है, और ये भी कांस्टेंट है। चेंज कौन हो रहा है? आर चेंज हो रहा है ना? क्योंकि देखो भाई, ये अगर डी आर है, ऐसे कितने सारे डी आर होंगे सर? डी आर प्लस डी आर प्लस डी आर प्लस डी आर, ऐसे ऐसे करते करते सारे के सारे डी आर को जोड़ के मुझे R2 माइनस R1 मिल जाएगा, हाँ है ना? तो इसको कैसे करें? देखो, ये आएगा यहाँ पे 2 पाई एल, और अंदर क्या रहेगा? 1 अपॉन आर डी आर। और इंटीग्रेशन कहाँ से कहाँ तक करेंगे? R1 से लेके R2 तक, R1 से लेके R2 तक इंटीग्रेशन कर देंगे। अब इंटीग्रेशन के हिसाब से 1 अपॉन आर डी आर का इंटीग्रेशन क्या होगा? इसका इंटीग्रेशन होगा log टू द बेस ई आर। अब उसको कैसे लिखेंगे? रो 2 पाई आर एल log टू द बेस ई आर R1 टू R2, और यहाँ पे क्या आएगा? टोटल रेजिस्टेंस आर। इसको अगर अच्छे से नहीं दिख रहा तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, ये आप लिख चुके होंगे, ठीक है। थोड़ा सा पार्ट में रफ करता हूँ बस। क्या आएगा? R इज इक्वल टू रो 2 पाई आर एल लॉग टू द बेस ई आर R1 टू R2। अब इसको अप्लाई करो लिमिट्स को, 2 पाई आर एल लॉग ई R2 माइनस लॉग ई R1, फिर क्या आएगा? हमको पता है log a माइनस log b क्या होता है? log a अपॉन b। तो यहाँ पे आएगा log टू द बेस e R2 अपॉन R1। ये आ गया आपका रेजिस्टेंस उस हॉलो सिलेंडर का, है ना? अच्छा, एग्जाम में कैसे दे सकते हैं? ये तो चलो एक बेसिक सेटअप बन गया है कि ये फॉर्मूला हम यूज करेंगे जब ऐसा कोई क्वेश्चन आएगा। लेकिन अगर उसमें R2 और R1 का वैल्यू दे दिया तो R2 R1 का वैल्यू दे दिया, ये कांस्टेंट के जो वैल्यू देंगे ये दे देंगे, आपको बस उन वैल्यूज को पुट करना है और आंसर निकाल देना है कि नहीं? बड़ा इजी है।
थोड़ा सा अगर 2-3 बार ऐसा करोगे तो आपको भी आ जाएगा। ठीक, लिख लो। देखिए ये वाला क्वेश्चन, अ मटेरियल ऑफ रेजिस्टिविटी रो एंड जिसका शेप है एक ट्रंकेट जैसा। ट्रंकेट जैसा मतलब क्या होता है, एक बाल्टी जैसा, देख रहे हो, सिंपल एक बाल्टी जैसा ही दिख रहा है, गांव में जो बाल्टी वो दिखते हैं ऐसे। कोन है, एक तरीके का कोन है जिसका कोन का ऊपर वाला पार्ट नहीं है ना, हैप्पी बर्थडे वाला जो कोन आता है उसका ऊपर वाला पार्ट है ही नहीं। ठीक है, अब इसमें बोला है कि इसका जो नीचे वाला रेडियस है ना, सबसे ऊपर वाला जो रेडियस है वो है ए, और जो सबसे नीचे वाला रेडियस है वो है बी। इसका जो लेंथ हम लोग मान ले, स्लैंट लेंथ जो है इसका वो है एल, और इसका जो परपेंडिकुलर हाइट है वो है एच। ठीक है, अब यहाँ पे आप एक चीज़ देखिए, क्या पूछ रहा है कि रेजिस्टेंस बताइए, करंट कैसे आ रहा है, करंट इस डायरेक्शन में जा रहा है। ठीक है, यहाँ पे दो चीज़ें चेंज हो रही है, एक तो थिकनेस, थिकनेस चेंज हो रही है ऐसे। आप देखिए यहाँ पे थिकनेस इतना है, यहाँ पे ज़्यादा है, यहाँ पे और सबसे ज़्यादा यहाँ पे है। ठीक है, और क्या चेंज हो रहा है, यहाँ पे रेडियस इतना है, यहाँ पे रेडियस ज़्यादा है, यहाँ पे सबसे ज़्यादा है। ठीक है, दो चीज़ें चेंज है, यहाँ पे रेडियस भी चेंज हो रहा है, थिकनेस भी चेंज हो रहा है। ओके ओके, अब हम क्या करते हैं पता है, इसको सॉल्व करने के लिए सबसे पहले इसको ऐसे रख देते हैं, ऐसे रखने में थोड़ा आसान पड़ेगा, अभी आप आगे देखेंगे तो समझ जाएंगे। इसमें देखिए वही सेम ही चीज़ है, ये इसका स्टार्टिंग पार्ट है, ये इसका एंड वाला पार्ट है। स्टार्टिंग पार्ट का रेडियस कितना है ए, एंड वाले पार्ट का रेडियस है बी, और हमारा जो ट्रंकेटेड कोन है, ट्रंकेटेड कोन, इस ट्रंकेटेड कोन का जो यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस है वो है एच। ठीक है, अब हम लोग जैसे वहां पे एक रिंग सेलेक्ट कर रहे थे, यहाँ पर भी एक रिंग सेलेक्ट करेंगे, यहाँ पे भी हमने एक रिंग सेलेक्ट किया, इस रिंग का जो थिकनेस है वो है dx, मान लिया dx। ओके, अब एरिया कितना है, पाई आर स्क्वायर, क्योंकि एक सर्कल है, रिंग है, उसका पाई आर स्क्वायर है। ओके, आर ये रेडियस है इस रिंग का, यहाँ से यहाँ तक का रेडियस है इस रिंग का। ठीक है, वापस वही सेम रेजिस्टेंस रेजिस्टिविटी वाला फॉर्मूला, रेजिस्टेंस इज इक्वल टू रेजिस्टिविटी लेंथ अपॉन एरिया, वही लगाया हमने यहाँ पे। अब यहाँ पे मैंने लेंथ की जगह पे क्या रखा है, dx, लेंथ की जगह पे क्या रखा है dx, क्योंकि इसी से तो करंट निकल के जा रहा है, इतना ही डिस्टेंस तो करंट क्रॉस कर रहा है, हाँ है ना। देखो करंट इस डायरेक्शन जा रहा है, तो मैं यहाँ के डिस्टेंस को, ये लेंथ को मानूंगा, और ये लेंथ कितना है मेरा, dx है, और इसका एरिया कितना है, पाई आर स्क्वायर। ओके, अब जरा एक चीज देखिए, अगर मैं इसको एक ट्राइंगल के रूप में बनाऊं, ऐसा ऐसा एक पैरेलल लाइन बनाऊं, इसको, मुझे यहाँ पे एक एंगल दिखता है थीटा, अगर यहाँ से लेके यहाँ तक बी है और यहाँ से लेके यहाँ तक ए है, तो यहाँ से लेके यहाँ तक भी ए ही होगा, है ना, ये एक रेक्टेंगल दिख रहा है। ओके, अगर यहाँ से यहाँ तक बी है, यहाँ से यहाँ तक ए है, तो ये कितना होगा, ये यहाँ से लेके यहाँ तक कितना होगा, ये होगा b माइनस ए, रुको थोड़ा अच्छे से लिख देता हूँ मैं, b माइनस ए। अब ये ट्रायंगल जैसा दिख रहा है, अब इस ट्रायंगल का ये जो बेस है ये रहा h, बेस कितना है h, और ये रहा इसका स्लैंट हाइट l। ओके, अब देखो मैं ट्रायंगल को साइड में लिखता हूँ, b माइनस ए, ये रहा h, ये रहा थीटा। अब tan थीटा क्या होता है, tan थीटा होता है स्लोप, tan थीटा इज इक्वल टू स्लोप, एंड विच इज इक्वल टू b माइनस ए अपॉन एच, b माइनस ए अपॉन एच। अब इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन, इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन अगर आप देखेंगे तो वो ऐसा था, y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। ठीक है, यहाँ तक आपको समझ में आया। हमने क्या किया, रेजिस्टेंस का फॉर्मूला में, ये वाले फॉर्मूला में लेंथ कितना था, ये लेंथ पे ही करंट जा रहा है, ये छोटे से लेंथ पे ही करंट जा रहा है, क्योंकि इसको मैंने सेलेक्ट किया है, वो है dx, एरिया कितना है पाई आर स्क्वायर। फिर मैंने क्या किया, एक ट्रायंगल सेलेक्ट किया, ट्रायंगल का हाइट कितना है b माइनस ए, बेस कितना है h, है ना, अपोजिट अपॉन एडजेसेंट, अपोजिट अपॉन एडजेसेंट वो है मेरा tan थीटा। फिर इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन लेकर आए हम लोग। अब देखो जरा, यहाँ पे जो y वाला पार्ट है, ये y वाला पार्ट, फिर m वाला पार्ट तो मेरा स्लोप है, उसी को मैं m बोलता हूँ, हाँ है ना। फिर x वाला पार्ट देखिए, और c वाला पार्ट कौन कौन होगा, y कौन होगा। अच्छा, ये तो मैं y एक्सिस और x एक्सिस रखूंगा तभी होगा ना,
ये रहा मेरा एक्स एक्सिस, ठीक है। y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। अब m की जगह पे कौन किसको रखेंगे, ये रहा b माइनस ए अपॉन एच, ओके। और y की जगह पे किसको रखेंगे, y कौन है मेरा, y चेंज कौन हो रहा है, रेडियस चेंज हो रहा है, हाँ है ना। ये रहा रेडियस r, x पे और प्लस c क्या होता है, c को बोलते हैं हम लोग y इंटरसेप्ट, मतलब y एक्सिस पे कितना काट रहा है लाइन। ये जो लाइन है y एक्सिस को कहाँ पे काट रहा है, a डिस्टेंस पे काट रहा है। कितने डिस्टेंस पे काट रहा है, a डिस्टेंस पे, सेंटर से a डिस्टेंस पे ये लाइन y एक्सिस को काट रहा है। अरे इसी लाइन का तो इक्वेशन है ये, y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, इसी लाइन का इक्वेशन है y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। अब यहाँ पे काट रहा है तो y इंटरसेप्ट कितना होगा इसका, a, y इंटरसेप्ट a हो गया। अब इसका क्या करना है, ये देखिए यहाँ पे dx वाली बात हो रही थी ना, इसको भी डिफरेंशिएट कर दो dx से, विथ रिस्पेक्ट टू dx कर दो डिफरेंशिएशन, क्या आएगा, dr अपॉन dx इज इक्वल टू b माइनस ए अपॉन एच, dx अपॉन dx गया, और ये क्या है कांस्टेंट 0, ठीक है, ये आ गया। इसके बाद अब देखो इसके बाद क्या करना है, ये जो dx है ना, हमको dx की जगह पे कुछ तो यहाँ पे झोल झाल करना है, dx की जगह पे dx को हटाना है, dx को हटाना है, तो dx को वहां भेज देता हूँ, बाकी ये सबको यहाँ लेके आता हूँ, तो क्या आएगा, dx इज इक्वल टू एच इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, b माइनस ए नीचे आएगा, h अपॉन बी माइनस ए, और इसी के साथ जाएगा dr, ठीक है। अब ये dx की जगह पे इन सभी को रख दो, क्या आएगा, r इज इक्वल टू, अच्छा इसका रेजिस्टेंस तो dr आएगा, क्योंकि अभी तक हम लोग उसको इंटीग्रेट किए नहीं है, रो h अपॉन b माइनस ए dr, और नीचे क्या आएगा, पाई r का स्क्वायर। मुझे बताओ कौन कौन कांस्टेंट है, क्या b कांस्टेंट है, जी हाँ, क्या a कांस्टेंट है, हाँ, क्या h कांस्टेंट है, हाँ, क्या रो कांस्टेंट है, हाँ। कांस्टेंट कौन नहीं है, रेडियस, रेडियस चेंज हो रहा है भाई, रेडियस चेंज हो रहा है, तो मैं क्या करूँगा, जब इंटीग्रेट करूंगा तो रेडियस के टर्म में इंटीग्रेट करूंगा, और रेडियस कहाँ से कहाँ तक चेंज हो रहा है, रेडियस r इज इक्वल टू ए से r इज इक्वल टू बी तक चेंज हो रहा है, वापस बोलो, r इज इक्वल टू ए से r इज इक्वल टू बी तक चेंज हो रहा है। तो यहाँ पे लिखूंगा मैं कि मैं इसको इंटीग्रेट कर रहा हूँ, dr को इंटीग्रेशन करने के बाद क्या बन जाएगा, वो r, और ये वाला पार्ट भी इंटीग्रेशन होगा, इसमें जो जो कांस्टेंट है बाहर, ये कांस्टेंट, ये कांस्टेंट, ये कांस्टेंट, ये कांस्टेंट, तो सारे कांस्टेंट बाहर, b माइनस ए, अब आर स्क्वायर, हाँ आर स्क्वायर, कहाँ से कहाँ इंटीग्रेट करना है, ए से बी, ए से बी, 1/r² का इंटीग्रेशन करते हैं, 1/r² का इंटीग्रेशन क्या होगा, ये है क्या, r की पावर -2 + 1 क्या हो जाएगा, 1/r आएगा, -1/r आएगा, -1/r विद रिस्पेक्ट टू dr मैंने इंटीग्रेशन किया है, ठीक है, ठीक है, -1/r। तो इसका इंटीग्रेशन करने के बाद क्या आएगा, -1/r। किसका इंटीग्रेशन किया है, 1/r² का dr के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन किया, -1/r है। अब क्या करो, आप लिमिट अप्लाई कर दो, क्या आएगा, रो h अपॉन पाई बी माइनस ए, अंदर क्या आएगा, -1/b, माइनस ऑफ -1/a, ठीक है। अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट कर दिया, ये रहा r, देखते रहो अब क्या होगा, r इज इक्वल टू रो h पाई b माइनस ए 1/a -1/b, लिख सकता हूँ ना मैं,
माइनस माइनस प्लस, और यह माइनस माइनस वन बाई बी उधर। अब देखो यहाँ पे क्या, रो एच अपॉन पाई बी माइनस ए, यहाँ क्या आएगा बी माइनस ए अपॉन ए बी आर। तो आर क्या आएगा, ये बी माइनस ए कैंसिल, रो एच अपॉन पाई ए इंटू बी। इसको एकदम जहन में अपने बिठा लो, ये काफ़ी बार पूछा गया है, ठीक है। और ये बोलते हैं ना कि अगर हम लोग करंट इलेक्ट्रिसिटी करते हैं और उसमें अगर मैं रेजिस्टिविटी से रिलेटेड क्वेश्चन करता हूँ तो ये तो पक्का ही करना है, आपको इसको इग्नोर करना ही नहीं है, बहुत इंपॉर्टेंट है, नोट कर लीजिए। इसके बाद थोड़ा पढ़ लेते हैं इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, इसको शॉर्ट में बोलते हैं ईएमएफ, शॉर्ट में ईएमएफ बोलते हैं। कंडक्टर जो होता है, इसको समझाने के लिए ना एक चीज़ समझो कि अगर मान लो कि तुम्हारे बिल्डिंग में आप रहते हैं, बिल्डिंग में यहाँ रहते हैं, ठीक है, मान लो आपका घर यहाँ पे, और एक बड़ी सी टंकी होती है जिसके अंदर पानी है, ओके। अब यहाँ से एक पाइप निकलता है और सभी के घरों का ऐसा पानी रहता है, लेकिन इसी घर को पानी दे रहा है, और नीचे बिल्डिंग के एक टाकी है वहाँ, उसके अंदर बाहर से पानी अगर जमा हो रहा है, ये इसको जुड़ा नहीं रहता। चलिए मान लीजिए यहाँ इसको जोड़ भी दिए, चलिए, और यहाँ से पाइप को जोड़ दिया टाकी के अंदर। मुझे बताओ, ऊपर से जब पानी हम लोग उसको रिलीज करेंगे तो ये नीचे जाएगा, नीचे वाली टंकी भर रही है। अब मैं क्या चाहता हूँ पता है, नीचे वाली टंकी से ऊपर वाली टंकी में पानी भरूँ, लेकिन ऐसे अपोजिट डायरेक्शन में करने के लिए क्या चाहिए रहता है हमको, वहाँ पे एक मोटर चाहिए रहता है। मोटर क्या करता है, मोटर ये सुनिश्चित करता है कि यहाँ जो पानी है ये यहाँ पहुँच जाए, ताकि लेवल इन बोथ टैंक रिमेन्स सेम। और इसको सेम रखने के लिए मुझे लगातार इस मोटर को चालू रखना पड़ेगा, समझ में आएगी नहीं। उसी तरीके से बैटरी के अंदर जो एक तरीके का फोर्स होता है जो चार्ज को धक्का देता है ताकि वो पूरे सर्किट में फ्लो हो। जैसे कि ये एक रजिस्टर है, ये रहा एक बैटरी, ये रहा उसका पॉजिटिव टर्मिनल, ये रहा उसका नेगेटिव टर्मिनल, ठीक है। अब जैसी बैटरी में कनेक्ट करता हूँ होता क्या है, करंट फ्लो होता है यहाँ से यहाँ इस डायरेक्शन में, और इलेक्ट्रॉन कैसे फ्लो होते हैं, इलेक्ट्रॉन फ्लो होता है ये डायरेक्शन में, इलेक्ट्रॉन ऐसे फ्लो होता है पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ जाता है ना। इलेक्ट्रॉन किस तरफ बढ़ता है, इंक्रीजिंग पोटेंशियल की तरफ बढ़ता है, और इंक्रीजिंग पोटेंशियल की तरफ बढ़ते बढ़ते वो पहुँचता है पॉजिटिव टर्मिनल पे, और जैसे ही पॉजिटिव टर्मिनल पे पहुँचता है अब उसको जाना है नेगेटिव टर्मिनल की तरफ, समझ में आया। अब देखो प्रॉब्लम क्या है पता है, अंदर जो इलेक्ट्रिक फील्ड है उसके अगेंस्ट जा रहा है इलेक्ट्रॉन, ठीक है, अंदर जो इलेक्ट्रिक फील्ड है उसके अगेंस्ट जा रहा है, और उसको नेगेटिव टर्मिनल तक पहुंचना है। क्यों पहुंचना है, ताकि ये सर्किट चलती रहे। तो ये जो अंदर जो फोर्स होता है जो इस चीज़ को सुनिश्चित करता है, जो अंदर केमिकल रिएक्शन होता है उसकी वजह से एक फोर्स जनरेट होता है, और वो फोर्स क्या करता है, इन इलेक्ट्रॉन्स का जो ग्रुप है उनको ऐसे पुश करता है। पुश करने से क्या होता है, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ लगातार ऐसे चलते रहते हैं, समझ में आएगी नहीं। ये इलेक्ट्रॉन ऐसे 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 इस तरफ जाता है, ठीक है। इनको जो पुश करता है एक तरीके से क्या होता है, पुश होता है। और ये पुश किसको मिलता है, ये पुश मिलता है चार्ज को, मतलब ग्रुप ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को, चार्ज को, ताकि क्या हो, दे कैन फ्लो फ्रॉम वन पार्ट of the circuit to another part, ठीक है। सर्किट के इधर से इधर वापस आ जाए, उसको कौन देखता है, हमारा बैटरी, और जो प्रोड्यूस क्या करता है, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स।
अच्छा, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स तो आ गया। एक चीज़ देखो, इसके बाद ना एक और चीज़ आएगा कि इंटरनल रेजिस्टेंस आएगा, फिर आएगा टर्मिनल वेलोसिटी, टर्मिनल ये वोल्टेज आएगा, उसके बारे में भी जानेंगे इसके बाद। लेकिन एक चीज़ जरा देखो, बैटरी के पास ये जो ईएमएफ है बैटरी में जो जनरेट हो रहा है, ये होता कब है कि जब बैटरी बंद है, व्हेन नो करंट इज फ्लोइंग, नो करंट इज फ्लोइंग, देन voltage across battery is EMF। और EMF को कैसे दिखाते हैं हम लोग? ऐसे, एप्सिलॉन से। ठीक है, अब इसी के साथ साथ जस्ट इसके बाद ही मैं इंटरनल रेजिस्टेंस स्टार्ट करता हूँ। अब इंटरनल रेजिस्टेंस देखिए, जो इंटरनल रेजिस्टेंस होता है, इंटरनल रेजिस्टेंस बैटरी के अंदर होता है छुपा हुआ, जो बैटरी का वोल्टेज खाता है। ज़रूरी नहीं है कि बैटरी अगर 20 वोल्ट का है तो बाहर सभी को 20 वोल्ट देगा, क्या पता बैटरी के अंदर ही कोई उसका दुश्मन बैठा है जो खा रहा है। ठीक है, देखते हो, देखो कैसे कैसे हो रहा है। मान लो मेरे पास एक रजिस्टर है, यहाँ पे एक बैटरी है, प्लस माइनस, चलो बैटरी 20 वोल्ट का है, 2 एम्पियर का करंट जा रहा है, 4 ओम का रेजिस्टेंस है। ठीक है, अब पहले ये देखते हैं कि ये जो 4 ओम है, इसके अक्रॉस मतलब मैं ये पॉइंट और ये पॉइंट के बीच में जो वोल्टेज है वो ढूंढना चाहता हूँ। तो मैं क्या करूँगा, V = IR फॉर्मूला लगाऊंगा, हाँ है ना। अब रेजिस्टेंस कितना है, 4, यहाँ लिखेंगे 4। करंट कितना फ्लो हो रहा है इसके अंदर, 2 एम्पियर, यहाँ लिखेंगे 2 एम्पियर। 2 4 का कितना होता है, 8। तो वोल्टेज कितना आया, 8 वोल्ट। अबे लेकिन मैंने तो 20 वोल्ट अप्लाई किया, 8 वोल्ट कैसे पहुंचा इसके पास, और बाकी जो 12 वोल्ट है वो कहाँ चला गया। अब आता है कोई तो खा रहा है। अभी खा कौन रहा है, इंटरनल रेजिस्टेंस। इंटरनल रेजिस्टेंस कैसे होता है, देखो बैटरी के अंदर ही एक छोटू सा रेजिस्टेंस होता है। इस छोटू से रेजिस्टेंस को क्या बोलते हैं हम लोग, इंटरनल रेजिस्टेंस। सर्किट के अंदर आ चुका है इंटरनल रेजिस्टेंस, है ना, दिख रहा है आप सभी को। अभी जो इंटरनल रेजिस्टेंस है ये कितना वोल्टेज खा रहा है, हमने तो बोल दिया 12 वोल्ट खा रहा है। चलो देखते कैसे 12 वोल्ट खा रहा है। आप देखो यहाँ से कौन आ रहा है इसके पास, 2 एम्पियर का करंट आ रहा है। ठीक है, 2 एम्पियर करंट आ रहा है, 12 वोल्ट ये खा रहा था, है ना। हमने बोल दिया 12 वोल्ट खा रहा है क्योंकि 8 वोल्ट तो ये खा रहा है, तो बाकी बचा 12 वोल्ट तो यही खाएगा ना। तो इसका रेजिस्टेंस कितना है ये ढूंढ लेते हैं, V = IR। ठीक है, करंट कितना पहुंच रहा है, 2 एम्पियर, वोल्टेज कितना खा रहा है, 12 वोल्ट, रेजिस्टेंस कितना होगा, R। तो R क्या आएगा, 12/2 कितना आएगा, 6 ओम्स। मतलब 6 ओम्स का इंटरनल रेजिस्टेंस लगा है। ठीक है, 6 ओम्स का इंटरनल रेजिस्टेंस, तब जाके 12 वोल्ट ये खा रहा है, बाकी के 8 वोल्ट ये खा रहे थे, है कि नहीं। अच्छा, ये समझ में आया आप लोगों को कि इंटरनल रेजिस्टेंस होता है। इंटरनल रेजिस्टेंस क्या करता है, पूरे बैटरी का कुछ वोल्टेज वो भी खा लेता है, और बाकी जो बचा हुआ वोल्टेज होता है बाकी जो सर्किट के कंपोनेंट्स है उनमें डिवाइड हो जाता है अपने अपने तरीके से। सीरीज कॉम्बिनेशन है या पैरेलल कॉम्बिनेशन है, वो भी पढ़ेंगे जब सीरीज कॉम्बिनेशन पैरेलल कॉम्बिनेशन आएगा। अभी देखो इसके बाद आता है टर्मिनल वोल्टेज। ठीक है, टर्मिनल वोल्टेज। टर्मिनल वोल्टेज क्या होता है, इट इज द वोल्टेज अक्रॉस 2 points in the circuit other than battery।
हम तो इसको ऐसे सिंपली ऐसे डिफाइन कर रहे हैं, लेकिन होगा कैसे देखो। अगर मैं बोलूँ कि ये वही सेम सर्किट, इंटरनल रेजिस्टेंस को मत ले लेना, ठीक है। बैटरी के बाहर बात करें ना, अदर देन बैटरी, मतलब बैटरी के बाहर हम लोग बात कर रहे हैं। बैटरी के बाहर ये पॉइंट है, ये पॉइंट और ये पॉइंट, ये दोनों पॉइंट बैटरी के बाहर है। हम ये जानना चाहते हैं कि इन दोनों पॉइंट के बीच में कितना वोल्टेज है, और जितना वोल्टेज रहेगा वही वोल्टेज मेरा टर्मिनल वोल्टेज रहेगा। यहाँ पे करंट फ्लो हो रहा था 2 एम्पियर, ये था 4 ओम का, ये था 12 वोल्ट का, और ये था 6 ओम का, और ये 12 वोल्ट तो यही खा रहा था, सॉरी ये 20 वोल्ट 20 वोल्ट का था, है कि नहीं। और हमने यहाँ पे कैलकुलेट किया था, तो ये जो 4 ओम का रेजिस्टेंस है, रेजिस्टेंस अक्रॉस 4 ओम is 8 volt, and this 8 volt is terminal voltage, ठीक है। समझ में आ गया टर्मिनल वोल्टेज क्या होता है। एक और करके दिखाता हूँ, एक और, ताकि और अच्छे समझ में आ जाए। चलो एक सर्किट लेते छोटा सा। मान लो मेरे पास 2 रजिस्टर है, 1 2, ठीक है। इंटरनल रेजिस्टेंस ये रहा। अब देखो मजेदार कैसे, ये रहा 2 एम्पियर करंट। चलो ये 4 ओम, ये 4 ओम, ये रहा 20 वोल्ट, ठीक है। 2 4 8, 2 4 8, ये दोनों खा गए 8 और 8, तो 16 वोल्ट तो इसके पास है, इन दोनों के पास, क्योंकि देखो सीरीज कॉम्बिनेशन है। सीरीज कॉम्बिनेशन में टोटल रेजिस्टेंस कितना होता है, सीरीज कॉम्बिनेशन में R1 प्लस R2। देखो ये दोनों एक के बाद एक लगे ना, अगर एक के बाद एक लगे तो टोटल रेजिस्टेंस कैसे होगा, R1 प्लस R2। R1 कितना है 4 ओम, R2 कितना है 4 ओम, 4 प्लस 4 8 ओम, रेजिस्टेंस 8 ओम है। अब उसमें करंट कितना फ्लो हो रहा है 2 एम्पियर, 2 एम्पियर इसमें भी फ्लो हो रहा है, इसमें भी फ्लो हो रहा है, तो करंट का वैल्यू कितना है 2 एम्पियर। तो ये जो 8 ओम का रजिस्टर है, ये दोनों दोनों लगे, दोनों मिला के अगर 8 ओम होता है, तो मैं एक काम करता हूँ, इन दोनों को निकाल के रख लेता हूँ और 8 ओम का रेजिस्टेंस इसकी जगह पे लगा देता हूँ, 8 ओम। अब मैं ये देखूंगा कि ये कितना वोल्टेज इसके अक्रॉस गिर रहा है, तो आप बोलोगे V इज इक्वल टू आई आर। आई होता है 2 एम्पियर, आर कितना है 8 ओम, 8 2 16 वोल्ट। अब बच्चा भी बता देगा कि 20 में से अगर 16 गया तो बचता है 4 वोल्ट, और 4 वोल्ट कौन खा रहा है, ये भैया खा रहे हैं। लेकिन हमारा टर्मिनल वोल्टेज कितना है 16, क्योंकि टर्मिनल वोल्टेज कहाँ पे है, बैटरी के बाहर। कितना वोल्टेज खाया जा रहा है वो है हमारा 16 वोल्ट। ये देखिए ये कितना रजिस्टर, इसका रजिस्टर का वैल्यू कितना होगा कि ये 4 वोल्ट खाए, है ना, 4 वोल्ट खा रहे हैं ना, तो हम बोलेंगे ये रजिस्टर का वैल्यू होगा V/I। आपने बोला 4 वोल्ट खा रहा है, करंट कितना फ्लो हो रहा था इसके अंदर 2 एम्पियर, 2 ओम, तो यहाँ पे कितने ओम का रजिस्टर होगा 2 ओम का। समझ में आया, इंटरनल रेजिस्टेंस, टर्मिनल वोल्टेज और EMF। अच्छा, EMF, इंटरनल रेजिस्टेंस, करंट और जो टर्मिनल वोल्टेज है, इसका कुछ रिलेशन होगा। रिलेशन समझाता हूँ, देखिए कैसे। रिलेशन कुछ ऐसा, V इज इक्वल टू एप्सिलॉन माइनस I इंटू R। कितना वोल्टेज अप्लाई किया, कितना EMF है 20 का, EMF 20 है जो मैं दे सकता हूँ सर्किट को, मतलब इतना मैं दे सकता हूँ। अब मिल ले रहा है उतना तो अलग बात है, क्योंकि कोई तो खा रहा है। और करंट कितना फ्लो हो रहा है 2 एम्पियर, इंटरनल रेजिस्टेंस 2, 20 माइनस 4 16 वोल्ट। तो ये क्या है मेरा टर्मिनल वोल्टेज, ठीक है। तो देखिए हमने अभी तक काफ़ी सारी चीज़ें पढ़ ली है ना, अभी और भी चीज़ें बाकी हैं, ये नोट डाउन कर लो।